नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट है यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आज 9वां नंबर टेस्ट और मिडाइल हिस्ट्री का टॉपिक वाइज चौथा और अंतिम टेस्ट। इसके पश्चात जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें मिडाइल हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होगा और उसके पश्चात जो मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट शुरू होंगे। तो आज के टेस्ट में मराठा राज्य, शिवाजी की उपलब्धियों, मराठाओं का इतिहास, पूर्व मध्यकालीन भारत, राजपूत काल में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विकास से संबंधित टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने सल्तनत काल का, मुगल काल का और भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित टेस्ट किए थे। आज के करते हैं टेस्ट को शुरू। पहला है कि किस विद्वान ने कहा कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। किस विद्वान ने कहा कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ तो यह बात कही थी ग्रांड डफ ने। ग्रांड डफ ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मराठा में मराठों का विस्तृत इतिहास लिखा, जिसके अनुसार 17वीं शताब्दी में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। मराठों के राज्यों से संबंधित कथन दे रखे हैं। सबसे पहले मराठों को राज्यों को स्मिथ ने जो मराठों के राज्यों को डाकुओं का राज्य कहा था। मराठों के राज्य को जो डाकुओं का राज्य कहा था स्मिथ ने। दूसरे नंबर पर है आंद्रे विंक। आंद्रे विंक ने जो फितना षड्यंत्र बताया था। तीसरे नंबर पर है एमजी रानाडे। एमजी रानाडे ने जो मुगलों से मुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन बताया था। और चौथे नंबर पर जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया बताया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1, 4 नंबर ऑप्शन। स्मिथ ने मराठा राज्य को डाकों का राज्य कहा। एमजी रानाडे ने मराठों का उत्थान मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन था। जदुनाथ सरकार ने मराठों का उदय औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया का परिणाम कहा और आंद्रे विंक ने इसे फितना षड्यंत्र कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथन। पहला है कि शिवाजी की पहली विजय 1646 में तोरण दुर्ग विजय थी। शिवाजी की पहली विजय जो तोरण दुर्ग विजय थी 1646 की, सही है। दूसरा है कि शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य की हत्या कर रायगढ़ पर कब्जा किया था। तो चंद्रराव मौर्य की हत्या करके रायगढ़ दुर्ग पर नहीं बल्कि जावली दुर्ग पर कब्जा किया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि शिवाजी ने मुगलों से प्रथम भिड़ंत 1657 में मुगल बादशाह शाहजहां के समय हुई थी, तो ये सही है। चौथा कि शिवाजी की अंतिम विजय चिंजी की थी, तो यह भी सत्य है। तो इसमें सही कथन पूछा 1, 3 और 4 और 2 नंबर इसका गलत होगा। 1, 3 और 4, 2 नंबर ऑप्शन। चंद्रराव मौर्य आदिलशाही अधिकारी, जावली का किलेदार था। शिवाजी ने इसकी हत्या कर जावली दुर्ग पर अधिकार किया था। 1656 में राजगढ़ या रायगढ़ को जीतकर शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के समकालीन आदिलशाही सुल्तान नहीं था। कौन सा सुल्तान आदिलशाही सुल्तान है जो शिवाजी के समकालीन नहीं था? तो मोहम्मद आदिलशाही, अली आदिलशाही और सिकंदर आदिलशाही, ये तीनों शिवाजी के समकालीन थे। इब्राहिम आदिल शाह का जो शासनकाल था यह था 1534 से 1558 तक, जो शिवाजी से 100 वर्ष पहले का था। शिवाजी के समकालीन नहीं थे। शिवाजी के समकालीन बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह 1624 से 1656, अली आदिल शाह 1656 से 72 और सिकंदर आदिल शाह 1672 से 1686। जबकि इब्राहिम आदिल शाह का शासनकाल 1534 से 1558 ईस्वी का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रथम राज्याभिषेक 6 जून 1674 के अवसर पर कौन सा अंग्रेज अधिकारी उपस्थित था? तो यह था हेनरी ऑक्सीडेन। शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेज अधिकारी हेनरी ऑक्सीडेन उपस्थित थे। हेनरी ऑक्सीडेन 1677 से 1681 तक बंबई के डिप्टी गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि की शर्त थी। मुगल और मराठा के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी, इस पुरंदर की संधि की शर्तें कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले नंबर पर है
शिवाजी ने 23 किले और जिनकी वार्षिक आय 4 लाख ऊँट थी स्वयं के पास रखे। स्वयं के पास 23 नहीं बल्कि स्वयं के पास 12 किले रखे थे और मुगलों को जो दिए थे वह दिए थे 23 किले। इसमें उल्टा दे रखा है, स्वयं के पास 23 बताए और मुगलों को 12 बताए, जबकि 12 स्वयं रखे थे और 23 मुगलों को दिए थे। पहला नंबर ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया, ये सही है। तीसरा कि इस संधि का प्रत्यक्षदर्शी अंग्रेज अधिकारी मनुची था जिसने उस संधि का विवरण प्रस्तुत किया, तीसरा भी सत्य है। चौथा कि दक्कन अभियान में शिवाजी मुगलों की सहायता करेंगे, तो 2, 3 और 4 इसके सही होंगे। 2 नंबर ऑप्शन। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई, जिसका विवरण मनुची ने दिया है। शिवाजी ने 23 किले, वार्षिक आय 4 लाख ऊँट मुगलों को दिए तथा स्वयं के पास 12 किले जिनकी वार्षिक आय 1 लाख ऊँट थी। संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया। दक्कन में मुगल अभियान में शिवाजी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से असत्य कथन बताए। पहला है कि शिवाजी ने दरिया सारंग के नेतृत्व में नौसेना का गठन किया था, तो ये सही है। दूसरा कि शिवाजी की प्रथम लूट में शिवाजी ने मुगलों, डच और अंग्रेजों को लूटा था, तो शिवाजी ने जो सूरत की प्रथम लूट की थी उसमें मुगलों को लूटा था और मुगलों के साथ जो पुर्तगालियों को लूटा था, डचों को और अंग्रेजों को नहीं लूटा था, मुगल और पुर्तगालियों को लूटा था, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा है कि राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने तांबे का सिवराई व स्वर्ण का हूण सिक्का चलाया था। शिवाजी ने सुवर्ण, सिंधु, पद्म व विजय दुर्गों का निर्माण करवाया था, तो 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर जो इसका गलत है। असत्य कथन पूछा था, 2 नंबर। सूरत की प्रथम लूट के समय यहाँ 4 शक्तियां थी, मुगल, पुर्तगाली, डच और ब्रिटेन। शिवाजी ने इस समय 5 से 8 जनवरी 1664 मुगल व पुर्तगाली व्यापारियों को लूटा। करीबन लूट का सामान 80 लाख था। जानकारी के स्रोत बर्नियर, ऑक्सीडेन व लेस्कलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। मिलान करना है, यहाँ पर कुछ अभियान दे रखे हैं और उनकी तिथियां दे रखी है। सबसे पहला नंबर पर कोडाना अभियान। कोडाना का जो अभियान किया था यह 4 फरवरी 1670 ईस्वी को किया था। दूसरे नंबर पर है जावली अभियान। जावली अभियान 1656 के अंदर। तीसरे नंबर पर सूरत की द्वितीय लूट। सूरत की जो द्वितीय लूट थी यह थी 1670 में, 3 अक्टूबर 1670। और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में। 3, 4, 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन। कोडाना अभियान 4 फरवरी 1670 ईस्वी में तानाजी मालसुरे के नेतृत्व में हुआ। जावली अभियान 1656 में शिवाजी ने किया, जिसमें जावली किलेदार चंद्रराव मौर्य की हत्या कर दी। सूरत की द्वितीय लूट 3 अक्टूबर 1670 को हुई तथा शिवाजी के राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। शिवाजी के प्रशासनिक अधिकारियों का मिलान कीजिए। शिवाजी के प्रशासनिक अधिकारियों का मिलान कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है पेशवा। पेशवा थे मोरोपंत पिंगले। दूसरे नंबर पर है सुमंत। सुमंत थे रामचंद्र त्र्यंबक। तीसरे नंबर पर है न्यायाधीश नीराजी पंत और चौथे नंबर पर है सर ए नौबत हमीर राव मोहिते। 4, 3, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। पेशवा मोरोपंत पिंगले, सुमंत रामचंद्र त्र्यंबक, न्यायाधीश नीराजी पंत रावजी और सर ए नौबत हमीर राव मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मिलान कीजिए। सबसे पहले नंबर पर अमात्य। अमात्य किसे कहा गया, तो अमात्य कहा गया था वित्त मंत्री को। अमात्य जो वित्त मंत्री का कार्य देखता था। दूसरे नंबर पर है सुमंत। सुमंत जो विदेश मंत्री होता था। तीसरे नंबर पर है सुरुनवीस। सुरुनवीस है जो शाही पत्र व्यवहार का कार्यभार देखता था। और चौथे नंबर पर है वाक्यानवीस। वाक्यानवीस है जो राजा के दैनिक कार्यों व घटनाओं का ब्यौरा रखता था। तो 4, 1, 3 और 2, 4, 1, 3 और 2, 4 नंबर ऑप्शन। अमात्य पंत मजूमदार वित्त मंत्री सुमंत या अमात्य जो पंत मजूमदार या वित्त मंत्री और सुमंत या दबीर जो विदेश मंत्री। सुरुनवीस जो शाही पत्र व्यवहार परगने के हिसाब की जांच का कार्यभार।
और चौथे नंबर पर वाक्यान्वेष, जो राजा के दैनिक कार्यों व घटनाओं का ब्यौरा रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के किलों में कौन से अधिकारी होते थे? शिवाजी के किलों में कौन से अधिकारी थे? सिबनिस थे, हवलदार थे और सर ए नौबत थे। 1, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। दुर्गों में विश्वासघात न हो, इस हेतु दुर्ग का प्रशासन 3 अधिकारियों में विभाजित कर दिया गया। सिबनिस जो ब्राह्मण था, हवलदार मराठा होते थे और सर ए नौबत भी मराठा होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मिलान कीजिए शिवाजी के प्रांत और उनके मुखियाओं के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है उत्तरी प्रांत। उत्तरी प्रांत के मुखिया थे मोरो त्र्यंबक पिंगले को बनाया गया था। दूसरे नंबर पर है दक्षिणी प्रांत। दक्षिणी प्रांत का मुखिया अन्नाजी दत्तो को बनाया। तीसरे नंबर पर है दक्षिणी पूर्वी प्रांत का मुखिया बनाया दत्ताजी पंत को। और चौथे नंबर पर है दक्षिणी प्रांत। दक्षिणी प्रांत का मुखिया बनाया नारायण हनुमंते को। 4, 1, 2 और 3। शिवाजी के काल में 4 प्रांत थे। उत्तरी प्रांत सलहेर से पूना तक, मुखिया मोरो त्र्यंबक पिंगले। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत कोंकण प्रदेश, मुखिया अन्नाजी दत्तो। दक्षिणी पूर्वी प्रांत सतारा धारवाड़, इनका जो मुखिया था वह था दत्ताजी पंत। और चौथे नंबर पर दक्षिणी प्रांत कर्नाटक वेलोर, मुखिया था नारायण हनुमंते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। शिवाजी के शासनकाल से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर सभी किसानों को भूमि का मालिक मानकर उन्हें रेयत पट्टे दिए गए थे, तो ये सही है। दूसरा कि भू राजस्व का निर्धारण भूमि की पैमाइश कर निर्धारित किया गया, यह भी सत्य है। तीसरा कि भूमि को ठेके पर देने की प्रथा जारी रखी, तो भूमि को ठेके पर देने की जो प्रथा है जारी नहीं रखी बल्कि इसे समाप्त कर दिया गया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा कि राजस्व की दर 33% से 40% तक कर दी थी, चौथा भी सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछे 1, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। भूमि को ठेके पर दी जाने वाली प्रथा समाप्त कर दी गई। किसानों को भूमि का मालिक मानकर उन्हें रेयत पट्टे दिए गए। कर का निर्धारण भूमि की पैमाइश पर किया गया। राजस्व की दर 33% से बढ़ाकर 40% तक बढ़ा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना के अधिकारियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोटा पद नायक, उसके पश्चात हवलदार, जुमालदार और सबसे उच्च पद जो था वह था सर ए नौबत। 4 नंबर ऑप्शन। सेना की संरचना का क्रम नायक, नायक के पास 9 सैनिक होते थे। हवलदार के पास 5 नायक अर्थात 45 सैनिक होते थे। जुमालदार के पश्चात 3 हवलदार अर्थात 15 नायक। और 1 हजारी जुमालदार, जिसमें 10 जुमालदार। 5 हजारी और सबसे बड़ा पद जो था वह था सर ए नौबत, जिसमें जिसे सर्वोच्च सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासनकाल में घुड़सवार सेना के प्रकार थे। घुड़सवार सेना के प्रकार सिलेदार और बरगीर। 2 नंबर ऑप्शन। घुड़सवार सेना पागा कहलाती थी। इसके 2 प्रकार थे, सिलेदार अस्त्र शस्त्र वस्त्र व घोड़ों की व्यवस्था स्वयं की होती थी। वर्गीर अस्त्र शस्त्र वस्त्र और घोड़ों की व्यवस्था राज्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासनकाल में चौथ आय का भाग नहीं था। चौथ आय का भाग नहीं था, अलूटे नहीं थे। मोकासा, सहोत्रा और बबती जो चौथ आय के भाग थे। चौथ से प्राप्त आय का वितरण निम्न प्रकार से होता था। बबती राजा के पास 25%, सहोत्रा पंत के पास 6%, नाड़गोड़ा सचिव के पास 3%, मोकासा के पास 66%। और सरदारों को घुड़सवारों के रखरखाव के लिए दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांताजी घोरपड़े, धन्नाजी जादव व परशुराम तरंबक नामक सेना नायकों का किस शासक को सहयोग मिला था राजा राम को? 3 नंबर ऑप्शन। राजा राम को संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जादव और परशुराम तरंबक नामक योग्य सेनापतियों का साथ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना करते पद का किस राजा ने सर्जित किया था? सेना करते पद जो कौन से राजा ने पद का सर्जन किया था? तो यह क्या था? साहू ने। 3 नंबर ऑप्शन।
साहू ने सेना करते नामक नवीन पद का सर्जन किया, जिस पर पहली नियुक्ति बालाजी विश्वनाथ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है कि संभाजी की मृत्यु 11 मार्च 1689 को तुल्लापुर में हुई थी। संभाजी की मृत्यु 11 मार्च 1689 को तुल्लापुर में हुई थी। संभाजी का प्रधान या सर्वोच्च सलाहकार कवि कलश था। संभाजी व मुगलों के मध्य 1687 में वाई का युद्ध हुआ, जिसमें हम्बीराव मोहिते मारा गया। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है कि संभाजी का राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को जिंजी में हुआ था। तो संभाजी का राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को हुआ, लेकिन यह राज्याभिषेक जिंजी में नहीं बल्कि यह राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में। रायगढ़ में हुआ था, ना कि जिंजी में। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। 1, 2 और 3 सही है। संभाजी का राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को रायगढ़ में हुआ। प्रमुख सलाहकार कवि कलश, उत्तर भारतीय ब्राह्मण, सेनापति हम्बीराव मोहिते, मृत्यु तुल्लापुर में 11 मार्च 1689 को। दक्षिणी के अंदर कोल्हापुर के छत्रपतियों का सही क्रम है, तो इसमें सबसे पहले छत्रपति से शिवाजी द्वितीय, उसके पश्चात संभाजी द्वितीय और फिर राजाराम द्वितीय। 2 नंबर ऑप्शन। 1708 में मराठा शक्ति 2 केंद्र हो गए। उत्तरी केंद्र सतारा साहू फर्स्ट के नेतृत्व में और दूसरा केंद्र दक्षिणी केंद्र कोल्हापुर का शिवाजी द्वितीय के नेतृत्व में। शिवाजी द्वितीय शासक बना, इसके बाद संभाजी द्वितीय और फिर राजाराम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ना की संधि किन के मध्य हुई थी। तो वर्ना की संधि हुई थी संभाजी द्वितीय और साहू के मध्य। 2 नंबर ऑप्शन। वर्ना की संधि 1731 में संभाजी द्वितीय व साहू के मध्य हुई। साहू को उत्तरी भाग का स्वामी माना गया, इसका केंद्र सतारा। संभाजी द्वितीय को राज्य के दक्षिणी भाग का स्वामी माना गया, जिसका केंद्र कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था। साहू जी। 1 नंबर ऑप्शन। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार साहू जी थे। फरवरी 1719 को फरवरी 1719 ईस्वी के मुगल मराठा समझौते, दिल्ली समझौते की शर्तें क्या थी। तो इसकी शर्तें क्या क्या थी। पहले कि मराठों को दक्कन के 6 मुगल सूबे मैसूर, तिरुचिरापल्ली व तंजौर में राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया। तो यह सही है। दूसरा, गोंडवाना, बरार, खानदेश व कर्नाटक में नवविजित प्रदेशों पर मराठों के अधिकारों को मान्यता दी गई। साहू के स्वराज क्षेत्र में मुगलों को राजस्व वसूली का अधिकार दिया। तो मुगलों को राजस्व वसूली का अधिकार नहीं दिया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि मुगल बादशाह साहू की माता व अन्य संबंधियों को छोड़ देगा। मुगल बादशाह जो साहू की माता व अन्य संबंधियों को छोड़ देगा, तो यह बात भी इस शर्त में की गई थी। तो 1, 2 और 4 है जो इस शर्त की सही बातें हैं। 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। फरवरी 1719 में बालाजी विश्वनाथ व मुगल सूबेदार सैयद हुसैन के मध्य एक समझौता हुआ, जो दिल्ली समझौता कहा जाता है, जिसकी शर्तें थी साहू के स्वराज क्षेत्र में राजस्व अधिकार की मान्यता, 6 मुगल सूबों में राजस्व अधिकार की मान्यता, नवविजित प्रदेशों पर मराठा अधिकार को मान्यता, मुगल बादशाह साहू की माता व निकट संबंधियों को छोड़ देगा, साहू कोल्हापुर में संभाजी को हानि नहीं पहुंचाएगा, साहू को मुगलों की सहायता के लिए 15,000 सैनिक रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 20 फरवरी 1728 को। दूसरे नंबर पर है अमझेरा का युद्ध। अमझेरा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1 दिसंबर 1728 को। तीसरे नंबर पर है डभोई का युद्ध। डभोई का जो युद्ध हुआ था, यह डभोई का युद्ध हुआ था 1731 में। 1731 के अंदर हुआ था डभोई का युद्ध। और चौथे नंबर पर मूंगी शिवगांव की संधि। मूंगी शिवगांव की जो संधि हुई थी यह हुई थी 6 मार्च 1728 को। 6 मार्च 1728, 3 नंबर। तो 2, 1, 4 और 3, 4 नंबर ऑप्शन। पालखेड़ा का युद्ध 20 फरवरी 1728 को पेशवा बाजीराव और निजामुल मुल्क के मध्य पेशवा इसमें विजय हुआ। परिणाम हुआ मूंगी शिवगांव की संधि की गई,
6 मार्च 1728 को। अमझेरा का जो युद्ध हुआ यह दिसंबर 1728 को हुआ। पेशवा के भाई चिमनाजी अप्पा ने मालवा के मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर को पराजित कर मार डाला व मालवा छीन लिया। डभोई का युद्ध 1731 में पेशवा बाजीराव व त्र्यंबक राव के मध्य त्र्यंबक राव मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंत या सचिव, प्रतिनिधि व हुकूमत पन्हा नामक नवीन पदों का सर्जन किया था? राजा राम ने। 1 नंबर ऑप्शन। राजा राम ने पंत, सचिव और प्रतिनिधि व हुकूमत पन्हा नामक नवीन पदों का सर्जन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव प्रथम से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कि मार्च 1737 में 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया, यह सही है। दूसरा कि 1739 ईस्वी में पुर्तगालियों से सालसेट व बेसिन छीन लिया, यह भी सत्य है। तीसरा कि मुगलों से दुरई सराय की संधि कर मालवा प्राप्त किया, तो दुरई सराय की संधि करके जो मालवा प्राप्त किया था, यह संधि मुगलों से नहीं बल्कि भोपाल के निजाम से की थी। संधि भोपाल के निजाम से की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कि 1740 में नासिर जंग के विरुद्ध उसका आखिरी अभियान व विजय थी, यह भी सही है। तो 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। पेशवा बाजीराव ने दिसंबर 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में निजाम को पराजित किया। परिणाम स्वरूप 17 जनवरी 1738 को दुरई सराय की संधि हुई। शर्तें थी, संपूर्ण मालवा प्रदेश दिया गया, 50 लाख की अदायगी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। पहला कि भोंसले कहाँ के थे? तो भोंसले थे नागपुर के भोंसले। दूसरे नंबर पर है सिंधिया थे ग्वालियर के सिंधिया। तीसरे नंबर पर है होलकर जो थे इंदौर के होलकर और बड़ौदा के गायकवाड़। तो 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2, 4 नंबर ऑप्शन। मराठा संघ के 5 सदस्य थे। पूना के पेशवा, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो पेशवा इसमें बाजीराव प्रथम के बाद जो पेशवा बने थे वो बने थे बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव प्रथम, उसके पश्चात बालाजी बाजीराव के पश्चात माधवराव प्रथम और माधवराव के पश्चात बने थे नारायण राव। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम और नारायण राव। 3 नंबर ऑप्शन। पेशवाओं का क्रम, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, उसके पश्चात बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव 1740 से 61, माधवराव फर्स्ट 1761-72, नारायण राव 1772-73, माधव नारायण राव 1774 से 96 और बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने किस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था? इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने कौन सी संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था? 1719 की दिल्ली समझौते को। 1719 में दिल्ली समझौता अर्थात पेशवा विश्वनाथ व मुगल सूबेदार सैयद हुसैन के मध्य हुआ। इस मुगल मराठे समझौते को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं, यह बात किसने कही थी? जदुनाथ सरकार ने कहा, मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथनों का जो चयन कीजिए। पहला कि 1752 ईस्वी के बाद मुगल सम्राट ने मराठों को पूरे भारत में चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया था। 1752 के बाद मुगल सम्राट ने मराठों को पूरे भारत में चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया, यह सही है। दूसरा कि झलकी की संधि से मराठों को निजाम से अहमदनगर व बीजापुर प्राप्त हुए थे, तो यह बात है जो गलत है।
तीसरा कि मराठों ने मुगल बादशाह अहमद शाह को हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया था, तो ये सही है। चौथा है कि रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा के नाम से जाना जाता है, राघोबा व मल्हार राव होलकर ने सूरजमल के कुंभेर दुर्ग का घेरा डाला था, तो यह भी सही है। तो 1, 3 और 4 जो सत्य होंगे, 1, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। झलकी की संधि 1752, निजाम सलावत जंग व मराठों के मध्य। बगलाना व खानदेश मराठों को मिला, बरार व आधा राज्य मराठों को मिला। राघोबा व मल्हार राव होलकर ने सूरजमल के कुंभेर दुर्ग का घेरा डाला तथा बाद में शांति समझौता होने पर घेरा उठा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत मराठा छत्रपति नाम मात्र का शासक रह गया और वह सतारा का कैदी हो गया था संगोला की संधि के बाद। 3 नंबर ऑप्शन। 1750 ईस्वी में रघुजी भोंसले की मध्यस्थता से राम राजा या राजा राम द्वितीय व पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई। इस संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र का शासक रह गए, वह सतारा का कैदी बन गए। पेशवा पेशवा वास्तविक मराठा नेता बन गए, वह मराठा राजनीति का केंद्र पुनः हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस पेशवा के काल में हुआ था। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कौन से पेशवा के समय हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय। 3 नंबर ऑप्शन। रिचर्ड टेम्पले। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार बालाजी बाजीराव के काल में हुआ, जिसके घोड़े हिमालय से कन्याकुमारी तक के झरनों का पानी पीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो था वह था काशीराज पंडित। 1 नंबर ऑप्शन। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित था, जिसने इस युद्ध का हाल अपनी आंखों से देखा था। मराठा मुकुटमणि पानीपत में खो गई। मराठा मुकुटमणि पानीपत में खो गई। हिंद स्वराज का सपना धूमिल हो गया। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है। जदुनाथ सरकार का। जदुनाथ सरकार ने कहा कि मराठा मुकुटमणि पानीपत में खो गई, हिंद स्वराज का सपना धूमिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतदाम नामक कर लिया जाता था। पतदाम नामक कर किससे लिया जाता था। विधवाओं के पुनर्विवाह से। विधवाओं के पुनर्विवाह पर है जो पतदाम नामक कर लिया जाता था। मराठा पेशवाओं ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर पतदाम नामक कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत की संधि से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। सूरत की संधि से संबंधित सत्य कथन। पहला कि यह संधि राघोबा व बंबई स्थित अंग्रेजी सरकार के मध्य हुई थी, तो यह सही है। दूसरा कि बाजीराव द्वितीय ने पेशवा के रूप में मान्यता दे दी थी। बाजीराव द्वितीय को जो पेशवा के रूप में मान्यता दे दी गई थी, यह बात गलत है, इस संधि में नहीं दी गई थी। तीसरा कि थाना सालसेट एलिफेंटा द्वीप, थाना सालसेट एलिफेंटा द्वीप है जो बंबई सरकार को मिलेंगे, यह सही है। सूरत व भड़ोच के लगान का 1/2 हिस्सा देने का वादा किया गया, तो इसका वादा भी संधि के अंदर किया गया था। तो इस संधि से संबंधित सत्य कथन है 1, 3 और 4। 4 नंबर ऑप्शन। सूरत की संधि 6 मार्च 1775 को राघोबा व बंबई सरकार के मध्य। राघोबा को पेशवा के रूप में मान्यता दी गई। थाना सालसेट एलिफेंटा द्वीप बंबई सरकार को मिलेंगे। सूरत व भड़ोच के लगान का 1/2 हिस्सा देने का वादा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार जो व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगी वो आएगी सूरत की संधि। सूरत की संधि जो 1775 में हुई थी। दूसरे नंबर पर है पुरंदर की संधि जो 1776 की है। बड़गांव की संधि जो 1779 की है। और चौथे नंबर पर है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि जो 1782 की है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सूरत की संधि 6 मार्च 1775 को राघोबा व बंबई सरकार के मध्य। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को नाना फडणवीस व कर्नल अपटन के मध्य। बड़गांव की संधि 16 जनवरी 1779 को मराठा व अंग्रेजों के मध्य। और सालबाई की संधि 17 मई 1782 को महादजी सिंधिया व
एंडरसन के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। कौन सा युद्ध है जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है? तो तलगांव का युद्ध और अर्रा का युद्ध, ये दोनों जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। लसवाड़ी का युद्ध और हार्ट्सबर्ग का जो युद्ध है, यह इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। तो 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य। अर्रा का युद्ध 18 मई 1772 को। तलगांव का युद्ध 9 जनवरी 1779 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने पुरंदर की संधि को कागज का टुकड़ा मात्र कहा? किस व्यक्ति ने पुरंदर की संधि को जो कागज का टुकड़ा मात्र कहा था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से जुड़े हुए अंग्रेजी गवर्नर कौन कौन थे? तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉर्ज बार्लो। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के दौरान 3 गवर्नर जनरल का कार्यकाल आता है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज बार्लो, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि से संबंधित कथनों का चयन कीजिए। सालबाई से संबंधित सही कथन कौन से हैं? पहला कि सालसेट, भड़ोच, थाना व एलिफेंटा क्षेत्र कंपनी को दिए गए। दूसरा कि माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया। तीसरा कि फ्रेंच लोगों को मराठा क्षेत्र में व्यापारिक केंद्र बनाने की स्वीकृति दी थी। तो फ्रेंच लोगों को मराठा क्षेत्र में व्यापारिक अधिकार नहीं दिया गया था। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। चौथा कि राघोबा को 3 लाख वार्षिक पेंशन तय कर गुजरात के कोपन गांव भेज दिया, यह भी सही है। 1, 2 और 4 इसके सही होंगे। 1, 2 और 4, 2 नंबर ऑप्शन। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को, कुल 17 धाराएं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त। इसकी शर्तें थी सालसेट, भड़ोच, थाना एलिफेंटा कंपनी को दिए गए। माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया। फ्रेंच लोगों को मराठा क्षेत्र में व्यापारिक अधिकार नहीं। राघोबा को 3 लाख वार्षिक पेंशन तय कर गुजरात के कोपन गांव भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस संधि के बारे में कहा है कि इस संधि की शर्तों को देखने पर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है? तो यह बात कही थी बड़गांव की संधि के लिए। 1 नंबर ऑप्शन। वॉरेन हेस्टिंग्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स ने बड़गांव की संधि जो जनवरी 1779 में हुई थी उसके बारे में कहा कि इस संधि की शर्तों को देखने पर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धों का सही क्रम बताइए। युद्धों का सही क्रम बताए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो युद्ध आएगा वह युद्ध आएगा हादसर का युद्ध। हादसर का जो युद्ध हुआ था यह 1802 के अंदर हुआ था। दूसरे नंबर पर आएगा असाई गांव का युद्ध। असाई गांव का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1802 में। तीसरे नंबर पर आएगा अरगांव का युद्ध। अरगांव का युद्ध 1803 में। और चौथे नंबर पर आएगा मुकंदरा का युद्ध। मुकंदरा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1804 के अंदर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। हाथ्सपर का युद्ध 25 अक्टूबर 1802, यशवंतराव होलकर, पेशवा और सिंधिया के मध्य। असाई गांव का युद्ध 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोंसले के मध्य और वेलेस्ली। तीसरा जो युद्ध है मुकंदरा का युद्ध 1804 में यशवंतराव होलकर, कर्नल मॉनसन। चौथा अरगांव का युद्ध 29 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोंसले और वेलेस्ली के मध्य। चारों युद्ध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्धों 1803 से 1806 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने किस संधि के बारे में कहा? यह किसने किस संधि के बारे में कहा कि यह बेकार आदमी के साथ की गई शून्य संधि है? तो यह बात कही गई थी वेलेस्ली द्वारा बेसिन की संधि के बारे में। 1 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड वेलेस्ली ने बेसिन की संधि के बारे में कहा कि यह बेकार आदमी यानी कि बाजीराव द्वितीय को बेकार आदमी का बेकार आदमी के साथ की गई शून्य संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए।
सबसे पहले नंबर पर है देवगांव की संधि। देवगांव की जो संधि हुई थी ये 1803 में 17 दिसंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। दूसरे नंबर पर है सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि भी 1803 की है, जो 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। तीसरे नंबर पर है राजपुर घाट की संधि, जो 1805 की है, 25 दिसंबर 1805 को। और चौथे नंबर पर है मुस्तपुर की संधि। मुस्तपुर की जो संधि है यह 21 नवंबर 1805 को हुई थी। 3, 1, 4 और 2, 4 नंबर ऑप्शन। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को वेलेजली व भोंसले के मध्य हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलतराव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य। राजपुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 को जसवंतराव होलकर व जॉर्ज वार्लो के मध्य तथा मुस्तपुर मुस्तपुर की जो संधि है यह 21 नवंबर 1805 को जॉर्ज बार्लो व सिंधिया के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के साथ की गई किस संधि के बाद सिंधिया व होलकर हमेशा के लिए अलग हो गए थे? तो यह थे मुस्तपुर की संधि के बाद। 3 नंबर ऑप्शन। मुस्तपुर की संधि 21 नवंबर 1805 ईस्वी को जॉर्ज बार्लो व सिंधिया के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सिंधिया को गोहद व ग्वालियर रियासत वापस मिली। इस संधि से निराश होकर यशवंतराव होलकर सिंधिया से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-18 में हुआ था, में किन मराठा राज्यों ने भाग नहीं लिया था? तो सिंधिया और गायकवाड़ ने। 2 नंबर ऑप्शन। सिंधिया व गायकवाड़ ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया। इसके बावजूद वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों को नई संधियां करने के लिए बाध्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पेशवा का कौन सा सेनापति वीर गति को प्राप्त हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो पेशवा का कौन सा सेनापति वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था बापू गोखले। 3 नंबर ऑप्शन। 20 फरवरी 1818 को अस्टी के युद्ध में जनरल स्मिथ के विरुद्ध युद्ध करते हुए पेशवा का सेनापति बापू गोखले वीर गति को प्राप्त हुआ। पेशवा राज का अंत करने से 2 मराठा देशद्रोही बालाजी पंत नाटू तथा यशवंतराव घोरपड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो पेशवा के सब कार्यों की सूची एल्फिंस्टन तक पहुंचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्धों का सही क्रम है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्धों का सही क्रम है, सबसे पहले नंबर पर आएगा किर्की का युद्ध। किर्की का युद्ध जो 1817 के अंदर हुआ था। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा दूसरे नंबर पर सीताबाड़ी का युद्ध। सीताबाड़ी का जो दूसरे नंबर पर सीताबाड़ी का युद्ध। तीसरे नंबर पर भीमा कोरेगांव का युद्ध। चौथे नंबर पर अष्टी का युद्ध। अष्टी का युद्ध जो 1818 का है। चौथे और 5 नंबर पर आएगा महिदपुर का युद्ध। महिदपुर का युद्ध जो 5 नंबर पर, यह भी 1818 के दिसंबर माह में हुआ था। तो 5, 2, 3, 1 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। किर्की का युद्ध 5 नवंबर 1817 को पेशवा व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। भीमा कोरेगांव का युद्ध 1 जनवरी 1818 को बापू गोखले व स्टैंडन के मध्य। सीताबड़ी का युद्ध 27 नवंबर 1817 को भोंसले व अंग्रेजों के मध्य। महिदपुर का युद्ध 21 दिसंबर 1818 को होलकर व हिस्तपोल के मध्य। और अष्टी का युद्ध जो 20 फरवरी 1818 को बापू गोखले व स्मिथ के मध्य। इन सभी युद्धों में अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। पहले नंबर पर नागपुर की संधि। नागपुर की संधि किससे की गई थी? तो नागपुर की संधि की गई थी भोंसले से। दूसरे नंबर पर बड़ौदा की संधि गायकवाड़ से। तीसरे नंबर पर ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि सिंधिया से। और मंदसौर की संधि है जो होलकर से। 3, 4, 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन। नागपुर की संधि 27 मई 1816 को अंग्रेजों द्वारा अप्पा साहिब के साथ की गई। बड़ौदा की संधि 1817 में आनंदराव गायकवाड़। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 को दौलतराव सिंधिया व मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को मल्हार राव के साथ अंग्रेजों के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मराठा संघ ने अंग्रेजों के साथ अपने सबसे अंत में सहायक संधि की? कौन से मराठा संघ ने अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि की थी? होलकर ने। 3 नंबर ऑप्शन। सबसे अंत में मल्हार राव होलकर द्वितीय ने 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसके तहत राजपूत राज्य पर होलकर ने अपना दावा छोड़ दिया। नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी। वे अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब मान लिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के बाद सतारा का छत्रपति किसको बनाया था? प्रताप सिंह को। 1 नंबर ऑप्शन। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया तथा शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का राज्य दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में बारजीगिरी क्या थी? मध्यकालीन भारत में बारजीगिरी क्या थी? तो मध्यकालीन भारत में जो बारजीगिरी थी यह थी गुरिल्ला युद्ध विधि। मध्यकालीन दक्षिणी भारत में बारजीगिरी या बारगीगिरी गुरिल्ला युद्ध विधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए राजपूत उत्पत्ति से संबंधित मत दे रखे हैं। तो ये मत देने वाले कौन थे, इनका मिलान करना है। सबसे पहले नंबर पर है यूची जाति के वंशज। राजपूतों को यूची जाति के वंशज किसने बताया था? कनिंघम ने। 1 में 2। दूसरे नंबर पर है राजपूतों को विदेशी जातियां शक, कोण, कुषाणों की संतान किसने बताया था? यह बताया था स्मिथ ने। तीसरे नंबर पर है राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान किसने बताया था? तो राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया था दशरथ शर्मा ने। और सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज किसने कहा था? वीडी चट्टोपाध्याय ने। 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1। 3 नंबर ऑप्शन। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित मत। कनिंघम ने इन्हें यूची कुषाण जाति का वंशज बताया। स्मिथ ने इन्हें विदेशी जातियों शक, होण, कुषाण की संतान बताया। दशरथ शर्मा ने ब्राह्मणों की संतान तथा वीडी चट्टोपाध्याय ने सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन किन ग्रंथों में राजपूतों के 36 कुलों का उल्लेख किया गया है? किन किन ग्रंथों में जो राजपूतों के 36 कुलों का उल्लेख है? तो पृथ्वीराज रासो में, राज तरंगिणी में, वर्ण रत्नाकर, कुमारपाल चरित और अवंती सुंदर, इन पांचों ही ग्रंथों में राजपूतों के 36 कुलों का उल्लेख मिलता है। 2 नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। पृथ्वीराज रासो, राज तरंगिणी, वर्ण रत्नाकर, कुमारपाल चरित व सभा श्रृंगार में राजपूतों के 36 कुलों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने हिरण्यगर्भ दान यज्ञ में किस प्रतिहार शासक को द्वारपाल प्रतिहारी नियुक्त किया था? नागभट्ट फर्स्ट को। 1 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष के संजन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग ने एक हिरण्य गर्भदान यज्ञ का आयोजन किया जिसमें प्रतिहार शासक नागवट फर्स्ट को द्वारपाल प्रतिहारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? प्रबोध चंद्रोदय। 4 नंबर ऑप्शन। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल फर्स्ट व महिपाल फर्स्ट के गुरु थे। इनके नाटक कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, विदुषाल मंजिका है। जबकि काव्य मीमांसा, हरविलास और भुवन कोश तीनों काव्य ग्रंथ है। जबकि प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ पुस्तकें दे रखी है और उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की पुस्तक है तीर्थ विवेचन कांड। दूसरे नंबर पर है विद्यापति पुरुष परीक्षा। तीसरे नंबर पर है सोमदेव। सोमदेव की जो रचना वह ललित विग्रहराज और जयचंद्र की है रंभा मजरे। तो इसमें 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पद्रुम कानूनों की पुस्तक व तीर्थ विवेचन कांड लिखा। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक नाटक लिखा
जयचंद गहड़वाल ने रंभामंजरी नामक नाटक लिखा तथा सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध विद्या विचार वाचस्पति, विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? गोविंद चंद्र ने। 4 नंबर ऑप्शन। गोविंद चंद्र स्वयं विद्वान था तथा उसके दरबार में लक्ष्मीधर जैसे विद्वान थे। गोविंद चंद्र ने विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है, यहाँ पर कुछ मंदिरों के नाम और उनके निर्माणकर्ताओं के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है गुवक फर्स्ट है, गुवक फर्स्ट ने हर्षनाथ मंदिर बनवाया था। दूसरे नंबर पर है विजयचंद, विजयचंद ने जो अटाला देवी का मंदिर बनवाया था। तीसरे नंबर पर है भोज, भोज ने आदि वराह द्रम का मंदिर बनवाया। और चौथे नंबर पर है अल ने जो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। गुवक फर्स्ट ने सीकर में हर्षनाथ का मंदिर बनाया। विजयचंद ने जौनपुर में अटाला देवी का मंदिर बनाया। ग्वालियर लेख के अनुसार अल नामक व्यक्ति ने एक विष्णु मंदिर बनाया। भोज ने आदि वराह धर्म नामक सिक्का भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नागभट्ट फर्स्ट, फिर वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। 3 नंबर ऑप्शन। गुर्जर प्रतिहार राजाओं का क्रम, सबसे पहले नागभट्ट फर्स्ट 730 से 756 ईस्वी, वत्सराज 775 से 800, नागभट्ट सेकंड 800 से 833, रामभट्ट 833 से 35, मिहिर भोज 836 से 885, महेंद्रपाल फर्स्ट 885 से 910, महिपाल फर्स्ट 914 से 948, महेंद्रपाल सेकंड, फिर देवपाल, विनायकपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और यशपाल, यशपाल जो अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पताल व पाठक क्या थे? पताल व पाठक क्या थे? प्रशासनिक इकाया। 3 नंबर ऑप्शन। पताल व पाठक गहड़वालों की प्रशासनिक इकाइयां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने पशुवध पर प्रतिबंध, मदिरा के उत्पादन व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था? किस शासक ने पशुवध पर प्रतिबंध, मदिरा के उत्पादन व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था? कुमारपाल ने। 2 नंबर ऑप्शन। जैन आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव से कुमारपाल ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। कुमारपाल ने अबक्ष नियम स्वीकार किया तथा मांस मदिरा के उत्पादन पर बिक्री बिक्री पर प्रतिबंध व राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक का ग्वालियर परिस्थिति में म्लेच्छों के विनाशक के रूप में उल्लेख है? किस गुर्जर प्रतिहार शासक का ग्वालियर परिस्थिति में म्लेच्छों के विनाशक के रूप में उल्लेख है? नागभट्ट फर्स्ट का। 4 नंबर ऑप्शन। ग्वालियर परिस्थिति में नागभट्ट फर्स्ट को म्लेच्छों का विनाशक तथा द्विनों का उद्धारक होने का कारण नारायण अवतार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान कीजिए। सबसे पहले जयदेव, जयदेव का जो ग्रंथ है, जयदेव का ग्रंथ है चंद्रलोक। दूसरे नंबर पर है श्रीधरदास, श्रीधरदास जो श्रीधरदास ने जो ग्रंथ लिखा था, यह लिखा था सुदक्ति करणामृत। तीसरे नंबर पर है हलायुद्ध, हलायुद्ध का जो ग्रंथ है यह ब्राह्मण सरोस है। और चौथे नंबर पर बलाल सेन, बलाल सेन ने जो प्रतिष्ठा सागर ग्रंथ की रचना की थी। तो इसमें 4, 3, 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। बलाल सेन ने दान सागर, आचार सागर व प्रतिष्ठा सागर ग्रंथों की रचना की। श्रीधरदास ने सदोक्ति करणामृत, हलायुद्ध ने ब्राह्मण सरोस तथा जयदेव ने गीत गोविंद व चंद्रलोक ग्रंथ लिखा छत्र कहा था। निम्न में से कौन लक्ष्मण सेन का दरबारी विद्वान नहीं था? निम्न में से कौन है जो लक्ष्मण सेन का दरबारी विद्वान नहीं था? तो आनंदवर्धन। 4 नंबर ऑप्शन। लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान धोई, श्रीधरदास, हलायुद्ध, जयदेव, उमापतिधर, शरण व गोवर्धन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमान व वीतपाल किस वंश के प्रमुख चित्रकार थे? धीमान व वीतपाल जो किस वंश के प्रमुख चित्रकार थे? तो यह थे पाल वंश के। एक नंबर ऑप्शन। धीमान एवं वीतपाल 9वीं सदी के पाल वंश के प्रमुख चित्रकार थे। पाल चित्रकला को मगध शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश के काल में 1/3 महिला शासिकाएं थी? किस राजवंश के काल में 1/3 महिलाएं शासिकाएं थी? भौमकर वंश के काल में। भौमकर वंश के कुल 18 शासकों में से 1/3 महिला शासिकाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन बताइए। निम्न में से असत्य कथन। पहला कथन है कि देवपाड़ा परिस्थिति में बलाल सेन की विजयों की जानकारी मिलती है। तो देवपाड़ा परिस्थिति में बलाल सेन की नहीं बल्कि विजय सेन की विजयों की जानकारी मिलती है। पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा है कि विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। रामपाल के समय केवर्त विद्रोह का नेतृत्व भीम ने किया था। महिपाल फर्स्ट विक्रम चोल नेतृत्व वाली चोल सेना से पराजित हुआ था। तो ये तीनों सही है। एक नंबर इसका गलत होगा। उमापति धर द्वारा रचित देवपाड़ा प्रशस्ति में विजयसेन की विजयों की जानकारी मिलती है। रामपाल के समय केवर्त विद्रोह का नेतृत्व भीम ने किया जिसे रामपाल ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा का कौन सा वंश या शासक अपनी उत्पत्ति मयूरी के अंडे से बताता है? भंज वंश। 3 नंबर ऑप्शन। उड़ीसा के भंज शासक या वंश अपनी उत्पत्ति मयूरी के अंडे से बताते हैं तथा स्वयं को अंडज वंश प्रभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कि बिजोलिया लेख में सामंतराज चहामान को विप्र श्री वत्स गोत्रीय कहा गया। पिंगल सूत्र वृत्ति में परमार मुंज को ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया। तीसरा, वल्लाल चरित में सेनवंशी राजाओं को ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया। और चौथा, चाटसू लेख में गोहिल वंश को ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। बिजोलिया लेख में चहामान शासक सामंतराज को विप्रसिरी वत्स गोत्रीय कहा गया। पिंगल सूत्रवर्ती में परमार मुंज को तथा वल्लाल चरित में सेन वंशी राजाओं को ब्रह्म छत्र कहा गया। इसी प्रकार 400 लेख में गोहिल वंश को ब्रह्म छत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है तारिक। तारिक क्या थे? तो तारिक थे नौवहन शुल्क अधिकारी। नौवहन शुल्क अधिकारी को तारिक कहा गया। दूसरे नंबर पर है हटपति। हटपति जो बाजारों की देख रेख करने वाला अधिकारी होता था। तीसरा नंबर पर है इक्शुनी पीड़न यंत्रम। इक्शुनी पीड़न यंत्र में जो ईख पेरने का यंत्र था। और चौथे नंबर पर है चौसर। चौसर जो फूलों की माला को कहा गया। तो 4, 3, 1 और 2, 2 नंबर ऑप्शन। पाल अभिलेखों में तारिक जो नौवहन शुल्क अधिकारी व हटपति बाजारों की देखरेख करने वाला अधिकारी का उल्लेख है। हेमचंद्र कृत देसीनाम माला में सर्वप्रथम इक्शुनी पीड़न यंत्रम ईख पेरने का यंत्र का उल्लेख मिलता है जबकि चौसर जो फूलों की माला कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं का सही क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? तो पहले विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन और सैलंक्सन वर्मन। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। चंदेलों का संस्थापक ननुक था। उसके पश्चात वाकपति, जय शक्ति, विजय शक्ति व राहिल शासक बने। हर्ष 900 से 925 ईस्वी तक चंदेल वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद यशोवर्धन लक्ष्मण वर्मन 930 से 950 ईस्वी, धंग 950 से 1002 ईस्वी, गंड 1002 से 1019 ईस्वी, विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी, विजयपाल 1029 से 1050 ईस्वी, देववर्मन 1050 से 60 ईस्वी, कीर्तिवर्मन 1060 से 1100 ईस्वी, सैलंक्सन वर्मन 1100 से 1115 ईस्वी, पृथ्वीवर्मन व मदन वर्मन 1129 से 63 ईस्वी, परमर्दी देव चंदेल 1165 से 1203 ईस्वी, त्रिलोक्य वर्मन 1203 से 47 ईस्वी तक चंदेल वंशी शासक हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से जो सत्य कथनों का चयन करना है, पहला कि प्रबोध चंद्रोदय में कीर्तिवर्मन के सामंत गोपाल की तुलना मधु मनमथ विष्णु से की गई है। दूसरा, प्रबोध चंद्रोदय नाटक में विष्णु भक्ति का वर्णन मिलता है। तीसरा, अजयगढ़ लेख में त्रिलोक्य वर्मन की तुलना विष्णु से करते हुए उसने तुरस्कों द्वारा समुद्र में डुबोई गई पृथ्वी का उद्धार किया। और चौथे नंबर पर प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कृष्ण मित्र जो है यह त्रिलोक्य वर्मन के दरबारी विद्वान थे। तो कृष्ण मित्र मिश्र जो है यह त्रिलोक्य वर्मन के नहीं बल्कि यह कीर्ति वर्मन के दरबारी विद्वान थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 1 नंबर ऑप्शन। कीर्तिवर्मन का दरबारी विद्वान कृष्ण मिश्र जिसकी रचना प्रबोध चंद्रोदय है। इस ग्रंथ में विष्णु भक्ति का वर्णन वर्णन व कीर्ति वर्मन के सामंत गोपाल की तुलना विष्णु से की गई है। अजयगढ़ लेख में त्रिलोक्य वर्मन की तुलना विष्णु से वह उसे पृथ्वी का उद्धारक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। शासकों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी उपाधियां दे रखी है। सबसे पहले नंबर पर जो शासक है शंकरगण द्वितीय। शंकरगण द्वितीय ने मुग्ध तुंग की उपाधि धारण की थी। दूसरे नंबर पर परमार्दी देव। परमार्दी देव ने दशारणाधिपति की उपाधि धारण की थी। तीसरे नंबर पर गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय की उपाधि वेरिद भट्ट और वाकपति राज फर्स्ट की उपाधि विंध्यपति मिलती है। 3, 4, 2 और 1। 2 नंबर ऑप्शन। बिजोलिया लेख में वाकपति राज फर्स्ट को विंध्यपति, गोविंद थर्ड को वेरीभट्ट, शत्रुओं का नाश करने वाला, परमार्दी देव को दशारणाधिपति तथा शंकरगण को प्रसिद्ध बल तथा मुग्ध तुंग की उपाधियां दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर ने किस शासक के दरबार में रहते हुए काव्य मीमांसा व विदशाल भंजिका नामक ग्रंथों की रचना की। राजशेखर ने किस शासक के दरबार में रहते हुए काव्य मीमांसा व विदशाल भंजिका की रचना की थी। तो यह रचना की थी युवराज फर्स्ट के दरबार में रहकर। 3 नंबर ऑप्शन। युवराज फर्स्ट के समय ही प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ गए तथा वहीं रहते हुए काव्य मीमांसा व विदशाल भंजिका की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन राजपूत युग में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था। गांगेय देव। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन राजपूत युग में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गांगेय देव 1019 से 1041 ईस्वी प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्हण विद्यापति, नाचीराज वल्लन तथा कनकामर नामक प्रसिद्ध विद्वान किसकी राजसभा में निवास करते थे। लक्ष्मीकर्ण। 3 नंबर ऑप्शन। विल्हण विद्यापति, नाचीराज वल्लन तथा कनकामर नामक प्रसिद्ध विद्वान लक्ष्मीकर्ण की राजसभा में निवास करते थे। कर्ण शैव मतानुयायी था। इसने त्रिपुरी के निकट कर्णवीटी नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। निम्न में से असत्य कथन, प्रारंभिक दौर में मालवा के परमार राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत थे। प्रारंभिक दौर में मालवा के परमार जो राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत थे, तो ये सही है। दूसरा कि चंदेल कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे। तीसरे नंबर पर उदयपुर प्रशस्ति। उदयपुर प्रशस्ति, तेजपाल अभिलेख। उदयपुर प्रशस्ति और तेजपाल अभिलेखों में परमारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय का है। तो इसमें परमाणु को सूर्यवंशी क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्रह्म क्षत्र कुलीन बताया। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। और चौथा कि धनपाल कृत तिलक मंजरी में परमाणु की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो यह सही है। 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर इसका गलत होगा। उदयपुर प्रशस्ति, तेजपाल अभिलेख, हलायुद्ध कृत पिंगल सूत्रवर्ती में परमाणु को ब्रह्म क्षत्र कुलीन कहा गया। प्रारंभिक दौर में मालवा के परमार राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। शासक और उनकी उपाधियां दे रखी है। सबसे पहले नंबर पर है उपेंद्र कृष्णराज। उपेंद्र कृष्णराज की जो उपाधि थी वह थी द्विज वर्ग रत्न। द्विज वर्ग रत्न 3 नंबर ऑप्शन में। दूसरे नंबर पर है युवराज सेकंड। युवराज सेकंड की उपाधि थी सेदी चंद्र सेदी चंद्रम।
चैदी चंद्रम युवराज सेकंड की उपाधि थी। आदि वरहा जो उपाधि थी, यह थी उपाधि मिहिर भोज की। और त्रिशंकुपति जो उपाधि थी, यह थी चंद्रदेव की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। चंद्रावती लेख 1093 ईस्वी के अनुसार चंद्रदेव ने नरपति, गजपति, गिरिपति व त्रिशंकुपति उपाधियां धारण की। उपाध्याधारियों को जीता। इनमें से वो कलचुरी शासकों की उपाधियां थी। उदयपुर लेख में उपेंद्र कृष्णराज को द्विज वर्ग रत्न कहा गया। गोहरवा लेख में युवराज द्वितीय को चेदी चेदिंद्र चंद्र या चेदी वंश के राजाओं में चंद्र कहा गया। मिहिर भोज को मारतो संग्रहालय लेख व ग्वालियर चतुर्भुज लेख में आदि वराह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लेख ओफी के अनुसार किस चालुक्य शासक ने कैम्बे में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण हेतु 1 लाख बलोत्रा दान दिया था? जयसिंह सिद्धराज, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लेखक ओफी के अनुसार जयसिंह सिद्धराज के खंबात कैम्बे में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण हेतु 1 लाख बलोत्रा गुजरात में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा का दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। एक तरफ शासकों के नाम दे रखे हैं, रचनाकारों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी रचनाएं दे रखी है। सबसे पहले नंबर पर है जयसिंह सूरी ने जो कुमारपाल चरित्र लिखा था। दूसरे नंबर पर है श्रीपाल ने जो वैरोचन प्राज्य लिखा था। तीसरे नंबर पर है सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी की रचना की। और चौथे नंबर पर है हेमचंद्र सूरी ने सिद्ध हेम व्याकरण लिखा। 2 नंबर ऑप्शन। जयसिंह सूरी ने कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ की रचना की। श्रीपाल ने वैरोचन पराजय व वाड़नगर प्रशस्ति लिखी। हेमचंद्र सूरी ने सिद्ध हेम व्याकरण ग्रंथ तथा सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी ग्रंथ लिखा। जयसिंह के दरबारी विद्वानों में हेमचंद्र व श्रीपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम। प्राचीन नाम और आधुनिक नामों को मिलान कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है विंध्यावली जो नाम है यह बिजोलिया का प्राचीन नाम है। उत्तमाद्री जो उपरमाल का प्राचीन नाम है। मांडलगढ़ का नाम है। और श्रीमाल है जो भीनमाल का नाम है। 3, 2, 4 और 1, 2 नंबर ऑप्शन। बिजोलिया लेख में प्राचीन नगरों के नाम वर्णित है। जाबालीपुर जालौर का, साकंबर सांभर का, ढेली का दिल्ली का, श्रीमाल भीनमाल का, नागहद नागदा का, उत्तमाद्री ऊपरमाल का, मांडलगढ़ का, विंध्यावली बिजोलिया का, अहिछत्र नागौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार भोज के किस ग्रंथ में विविध प्रकार की नाव के निर्माण की जानकारी मिलती है? परमार भोज के कौन से ग्रंथ में विविध प्रकार के नाव के निर्माण की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है युक्ति कल्पतरु में। 3 नंबर ऑप्शन। भोज द्वारा रचित ग्रंथ युक्ति कल्पतरु वास्तु स्थापत्य कला विषयक ग्रंथ तथा साथ ही विविध प्रकार की नाव का निर्माण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए शासक और मंदिर। कौन से शासकों ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सबसे पहले नंबर पर है जयसिंह सिंहराज ने जो सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरे नंबर पर है विजयचंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी का मंदिर बनवाया। तीसरे नंबर पर है युवराज फर्स्ट ने जो भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। और चौथे नंबर पर है धंग ने जो खजुराहो में भगवान शंभू का मंदिर बनवाया था। 4, 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। जयसिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्रकाल मंदिर बनवाया। विजयचंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी का मंदिर बनाया। युवराज फर्स्ट ने भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर बनाया। धंग ने खजुराहो में भगवान शंभू का मंदिर बनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदी बंध, अंतरपड़, अंतरपत्र, वर्णिका, जंघा, ये क्या थे? ये थे मंदिर निर्माण की कलाएं। वास्तुशास्त्र में मंदिर निर्माण को तल या अधिष्ठान से लेकर शिखर, स्तूप तथा 8 भागों में बांटा गया। अधिष्ठान, चौकी, वेदीबंध, अंतरपत्र, अंतरपत्र, जंघा, वर्णिका, शुक, नासिका, कपोल, कार्निस, कंठ, ग्रीवा और शिखर। नेक्स्ट है कि किस चालुक्य शासक ने सोमनाथ मंदिर से तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? जयसिंह सिद्धराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसिंह सिद्धराज ने अपनी माता के कहने पर सोमनाथ मंदिर से तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। मूलराज प्रत्येक सोमवार को यहाँ दर्शन निर्मित आया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन बताइए। निम्न में से जो असत्य कथन बताना है, पहला कि भीम प्रथम व कुमारपाल ने सोमेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। दूसरा कि आदिनाथ मंदिर का निर्माण भीम द्वितीय के मंत्री वस्तुपाल व तेजपाल द्वारा कराया गया। तो आदिनाथ मंदिर का निर्माण वस्तुपाल व तेजपाल के द्वारा नहीं, बल्कि इसका निर्माण जो भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह के द्वारा कराया गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरे नंबर पर है आदिनाथ मंदिर का प्रधान शिल्पकार कीर्तिधर था। और चौथे नंबर पर कि आदिनाथ मंदिर श्वेत संगमरमर से बना जैन मंदिर था। 1, 3 और 4 सही है, 2 है जो गलत है। असत्य कथन 2 नंबर। आदिनाथ मंदिर विमल शाही मंदिर का निर्माण भीम फर्स्ट के मंत्री विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर का प्रधान शिल्पकार कीर्तिधर था। लूण वसाई नेमिनाथ मंदिर तेजपाल मंदिर 1231-32 में भीम द्वितीय के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया। यह दोनों मंदिर माउंट आबू के देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर की विशेषताओं से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? खजुराहो मंदिर की विशेषताओं से संबंधित असत्य कथन, पहला कि खजुराहो के अधिकांश मंदिर शैव, वैष्णव, शाक्त व जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ कोई भी बौद्ध मंदिर नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर व लाल पत्थरों से हुआ है। तो इसका निर्माण है जो सफेद संगमरमर और लाल पत्थरों से नहीं, बल्कि ग्रेनाइट और गुलाबी बलुआ पत्थरों से हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा कि खजुराहो के मंदिर मुख्यतः नागर शैली में बने हुए। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंशीय शासकों द्वारा करवाया गया था। तो 2 नंबर गलत है, 1, 3 और 4 सही है। असत्य 2 नंबर ऑप्शन। खजुराहो के अधिकांश मंदिर शैव, वैष्णव, शाक्त व जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ कोई बौद्ध मंदिर नहीं है। यह मंदिर ग्रेनाइट व लाल गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंशीय शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए मंदिर और शासक। मंदिरों के निर्माण कौन से शासकों के समय या किस शासकों ने करवाए थे? सबसे पहला कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का जो मंदिर बना था यह विद्याधर के द्वारा बनाया गया। दूसरे नंबर पर है पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। पार्श्वनाथ का जैन मंदिर पाहिल के द्वारा निर्मित। तीसरा चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त जो मंदिर है गंड चंदेल के द्वारा निर्मित। और चौथे नंबर पर है वेंकुटनाथ चतुर्भुज मंदिर। वेंकुटनाथ चतुर्भुज मंदिर है जो यशोवर्मन द्वारा निर्मित। 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल कला के खजुराहो मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ व सबसे विशाल मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल विद्याधर 1017 से 1029 ईस्वी में करवाया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण धंग के शासनकाल में जैन श्रेष्ठी पाहिल ने करवाया। वेंकुटनाथ चतुर्भुज का निर्माण जो यशोवर्मन ने करवाया। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण गंड चंदेल द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? पहला कि खजुराहो शैली में निर्मित दुलादेव शिव मंदिर इस शैली की अंतिम रचना है। यहाँ से इस शैली का पतन प्रारंभ होता है। दूसरा कि विश्वनाथ मंदिर में बांसुरी वादक युक्त नारियों की मूर्तियां उत्कीर्ण है। तीसरे नंबर पर जगदम्बिका मंदिर में मुकुटधारी सूर्य तथा सप्त अश्वयुक्त रथ अत्यंत सुंदरता से स्थापित है। तो मुकुटधारी सूर्य और सप्त अश्वयुक्त रथ जो
यह जगदम्बिका मंदिर में नहीं बल्कि यह चित्रगुप्त मंदिर के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। चौथा है कि कंदरिया महादेव मंदिर में नाग कन्या की मूर्ति अंकित है। 4 नंबर इसका सही है। 1, 2 और 4 सही है, 3 इसका असत्य होगा। चंद्रगुप्त मंदिर में मुकुटधारी सूर्य तथा सप्त अश्वयुक्त रथ अत्यंत सुंदरता से स्थापित है, जबकि जगदम्बिका मंदिर देवी मंदिर न होकर मूलतः विष्णु मंदिर था। इन दोनों मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक गण ने करवाया। चंद्रगुप्त मंदिर खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर और स्थानों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है सास बहु मंदिर। सास बहु मंदिर है जो ग्वालियर में है। दूसरा है चतुर्मुखी महादेव मंदिर। चतुर्मुखी महादेव मंदिर बोध गया में। तीसरा विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर खजुराहो में। और चौथा है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर है जो झालरा पाटन में। 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। सास बहु मंदिर ग्वालियर में स्थित है, जो मूलतः दो विष्णु मंदिर है, जिसका निर्माण कछुआ शासक महिपाल ने 1093 ईस्वी में करवाया। चतुर्मुखी महादेव मंदिर बोध गया में स्थित है, जिसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया। खजुराहो स्थित विश्वनाथ मंदिर जिसका जिसका निर्माण चंदेल शासक धंग ने करवाया। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है, 689 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों का सर्वप्रथम चित्रण किसने तैयार किया था। खजुराहो के मंदिरों का सर्वप्रथम चित्रण किसने तैयार किया। एफ सी मेसी ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 से 1050 ईस्वी चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। इन मंदिरों की खोज 1838 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. भट्ट ने की तथा एफ सी मेसी ने सर्वप्रथम यहाँ के मंदिरों का चित्रण किया। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने इन मंदिरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल की मठ से संबंधित असत्य कथन है। गोल की मठ से संबंधित असत्य कथन, यह एक बौद्ध मठ है। यह एक बौद्ध मठ नहीं बल्कि यह एक जो शैव मठ है। यह डहाल मंडल में स्थित है। शैव आचार्य सद्भाव शंभु मठ के महंत थे। कलचुरी शासक युवराज फर्स्ट ने इसके रखरखाव के लिए कई ग्राम दान में दिए थे। 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर गलत होगा। यह बौद्ध मठ नहीं बल्कि यह शैव मठ है। युवराज फर्स्ट शैव मतानुयायी था। उसने शैव संतों को दान दिया तथा उनके निवास के लिए गुर्गी में मंदिर व मठ बनवाए तथा डहाल मंडल गोल के मठ के शैव आचार्य सद्भाव शंभु को 3 लाख, अतिशयोक्तिपूर्ण 3 लाख गांव भिक्षा में दिए। गोल के मठ एक शैव मठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में बने मंदिरों में शानदार शैली के मंदिर है। खजुराहो में बने मंदिरों में शानदार शैली के मंदिर कौन से हैं। तो शानदार शैली के मंदिर जो है शानदार शैली के मंदिर है लक्ष्मण मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। 2 और 4। शानदार मंदिर, शानदार का अर्थ है मेरू पर्वत के आकार के 4 शिखरों से सुसज्जित मंदिर। 5 आंतरिक भागों में विभक्त होने के कारण इन्हें शानदार मंदिर कहा जाता है तथा इनके प्रदक्षिणा पथ मंदिर के अंदर बना होता है, जैसे लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में नैमितिक होता था। पूर्व मध्यकाल में नैमितिक होता था राज ज्योतिष। पूर्व मध्यकाल में राज ज्योतिष को नैमितिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है तलार। तलार क्या था। तो यह पुलिस विभाग का अधिकारी था। तलार जो है पुलिस विभाग के अधिकारी को कहा गया। दूसरे नंबर पर है कोटपाल। कोटपाल है जो प्रतिहार शासन में दुर्ग रक्षक अधिकारी था। तीसरे नंबर पर है बंदिन। बंदिन क्या था। बंदिन राजकवि को कहा गया। और चौथे नंबर पर है व्यवहारिन। व्यवहारिन कौन था। तो व्यवहारिन था न्यायाधीश। व्यवहारिन है जो न्यायाधीश को कहा गया। तो 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। आरक्षित दांडिक तालार या दंडपाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। कोटपाल।
कोटपाल प्रतिहार शासक में दुर्ग रक्षक अधिकारी था। बंदिन बंदिन राजकवि व व्यवहारी न्यायाधीश होते थे। मिलान कीजिए राजवंश और उनकी राजधानियां। सबसे पहले नंबर पर परमार। परमारों की राजधानी कौन सी थी? परमारों की राजधानी थी धार। चंदेल चंदेलों की राजधानी थी महोबा। प्रतिहार प्रतिहारों की राजधानी थी कनौज। और चालुक्य या सोलंकियों की राजधानी थी अनहिलवाड़ा। चार चार के पश्चात 3, 1 और 2। 4 नंबर ऑप्शन। मालवा के परमारों की राजधानी धार थी। चंदेलों की राजधानी महोबा। प्रतिहारों की राजधानी कनौज व चालुक्य सोलंकियों की राजधानी अनहिलवाड़ा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है कि मालवा के शासक परमार भोज की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना है जो मालवा के शासक परमार भोज की नहीं है? तो कर्म शतक के अलावा नाम मालिका और सिद्धांत संग्रह, ये तीनों रचनाएं परमार भोज की है। वहीं दयाश्रय जो रचना है यह हेमचंद्र सूरी की रचना है। दयाश्रय जो हेमचंद्र सूरी की रचना है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। हेमचंद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना कुमारपाल चरित है। इसे ही दयाश्रय महाकाव्य भी कहते हैं। परमार शासक भोज के ग्रंथ काव्य ग्रंथ श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार प्रकार, महाकली विजय, विद्या विनोद, प्राकृत स्रोत, व्यवहार मंजरी, अवनी कुमार, कोदंड काव्य, कूर्म सूतक और चंपू रामायण। अलंकार कोश, व्याकरण, संस्कृत कंठाभरण, नाम मालिका, शब्दानुशासन, सुभाषित प्रबंध, सिद्धांत संग्रह और प्राकृत व्याकरण। धर्मशास्त्रों में पूर्व मार्तंड, दंड नीति और व्यवहार समुच्चय। इसके अलावा चरुचर्या, योग शास्त्र में राज मार्तंड, दंड नीति, व्यवहार समुच्चय और चारुचर्या। योग शास्त्र राजमार्तांड, दोबारा रिपीट हो रखा है, राजमार्तांड योग सार संग्रह। वास्तु शास्त्र में युक्ति कल्पतरु, सम्रांगण सूत्रधार। ज्योतिष शास्त्र में राजमृगांक, द्विजन वल्लभ, प्रश्न ज्ञान, आदित्य प्रताप सिद्धांत। चिकित्सा शास्त्र की ग्रंथ है शालिहोत्र। शैव दर्शन से संबंधित तत्व प्रकाश, शैव धर्म, तत्व परीक्षा। तो ये था आज का टेस्ट, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चौथा टेस्ट है, जिसमें मराठों के बारे में और पूर्व मध्यकालीन अर्थात राजपूत युद्ध से संबंधित है जो 100 प्रश्न के थे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो संपूर्ण मध्यकाल का होता। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के सेकंड पेपर का जो मध्यकाल का जो पार्ट है उस संपूर्ण पार्ट का टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट टेस्ट। तो वो क्लास आप जरूर लगाना, जिसमें 150 प्रश्न होने वाले हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।